Hello students. Now today we are going to start a new subject, right? Secretarial practice (SP). तो जो SP वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जाएंगे. As per government textbook, this is a chapter number 2. If you see the index of government textbook of SP, you will find this chapter in serial number 2. So ये chapter number 2 है और name of the chapter is what? Sources of corporate finance. Sources of corporate finance. Corporate का मतलब होता है company finance. So here we want to talk about joint stock company. जैसे मैंने बोर्ड में पहले से लिख के रखा हुआ है, आज के इस लेक्चर में हम टोटली डिस्कशन करेंगे शेयर्स के बारे में. हालांकि आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाइज एसपी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा शेयर्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, उस पर ध्यान दीजिए. ओके, सपोज एक कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नोबल लिमिटेड एक नया कंपनी मार्केट में आना चाहता है. सो कंपनी लाइक रिलायंस एंड टाटा, ये जो रिलायंस एंड टाटा जैसी जो कंपनियां होती है, ऐसी ही कंपनी नोबल लिमिटेड करके मार्केट में आना चाहती है. नाउ टू स्टार्ट अ कंपनी, टू फॉर्म अ कंपनी इज रिक्वायर अ बिग जॉब. मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको पूरी करनी पड़ती है, राइट. बट एज पर न्यू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, राइट, जो पुराना एक्ट था 1956 का, उसमें तो बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती थी कंपनी के फॉर्मेशन के प्रोसेस में. बट अब कंपनी को फॉर्म करना बहुत ही आसान हो चुका है एज पर द न्यू रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. एनीवे, बट सपोज आपको अगर ऐसी कोई नोबल लिमिटेड करके कोई कंपनी मार्केट में स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल सपोज ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, आई एम टेकिंग वेरी लो एग्जांपल, मतलब लेस वैल्यू वाला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ. सपोज ये कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कंपनी को लेट्स से टोटल चाहिए 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीस कंपनी वांट, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस 10 लाख रुपीस कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशन. कंपनी अपना बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है 10 लाख रुपए से. बट अब प्रश्न ये उठता है कि 10 लाख रुपया आएगा कैसे. तो यहाँ पर कंसेप्ट शेयर का जन्म होता है. होता यूं है कि शेयर इज नथिंग बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, राइट, इन अ लेमैन लैंग्वेज इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा ही होता है. सपोज ये जो कंपनी है नोबल लिमिटेड, इसे शुरू होने के लिए टोटल 10 लाख रुपीस चाहिए. ना टू कलेक्ट 10 लाख रुपीस कंपनी हैज डिसाइडेड, लेट्स से 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10. मतलब 1 लाख कागज के टुकड़े बेचे जाएंगे और हर कागज के टुकड़े का रुपया होगा 10 रुपीज, रेट होगा 10 रुपीज. मतलब अगर ये कंपनी, ये जो नोबल लिमिटेड है, ये कंपनी अगर टोटल 1 लाख शेयर्स मार्केट में अगर बेचते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कंपनी के पास कलेक्शन कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए का. नाउ दिस 1 लाख शेयर्स, ये जो 1 लाख शेयर्स है ना, ये शेयर्स को मार्केट में बेचना होगा. तो आपने देखा यहाँ पर कि शेयर्स आर नथिंग बट दे आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो मात्र कागज के टुकड़े ही होते हैं. अच्छा, अब ये जो शेयर्स है ना, ये जो शेयर्स है ना, वो मार्केट में बेचे जाएंगे. तो किसे बेचे जाएंगे? पब्लिक में बेचे जाएंगे, राइट. कोई भी कंपनी मार्केट में आने से पहले, मार्केट में आने से पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है, पब्लिसिटी करती है कि नोबल लिमिटेड इज कमिंग अप विद 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेचे जाएंगे, ऐसा इनका एडवर्टीजमेंट चलता है मार्केट में. अमंग्स्ट पब्लिक में से जो लोग इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, वो लोग शेयर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल, सपोज कोई मिस्टर ए है जिन्होंने 500 शेयर्स खरीदे इस कंपनी के. अच्छा, 500 शेयर्स खरीदे तो 10 रुपए के हिसाब से कितना कैलकुलेशन होता है, 5000. मतलब 5000 रुपया मिस्टर ए अकेला किसे देंगे, नोबल लिमिटेड को. मान लीजिए कोई मिस्टर बी है, इन्होंने 100 शेयर्स परचेस किए, एक शेयर का वैल्यू रखा है 10 रुपीज. सो 100 into 10 दैट कम्स टू कितना होता है, 1000. तो टोटल 1000 रुपया मिस्टर बी अकेले नोबल लिमिटेड को दे देंगे. और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई मिस्टर सी है, इन्होंने 1000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से खरीदे. तो टोटल मिस्टर सी को अकेले को 10,000 रुपीज कैश किसे देना पड़ेगा, नोबल लिमिटेड को. तो ए ने 500 शेयर्स परचेस किए, बी ने 100 शेयर्स परचेस किए, सी ने 1000 शेयर्स परचेस किए. ऐसा करके पब्लिक में जो लोग इंटरेस्टेड थे सभी लोगों के अंदर जाके कंपनी ने टोटल
1,00,000 शेयर्स मार्केट में बेचे और इस प्रकार प्रति शेयर 10 रुपया अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 10 लाख रुपए का कंपनी के पास कलेक्शन आ जाता है। सपोज ये जो 1,00,000 शेयर है, ये जो 1,00,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, ये जो 1,00,000 शेयर है, ये 1,00,000 शेयर्स लेट से मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये जो 1,00,000 शेयर से 10 लाख रुपया जो कलेक्ट कर रहा था, ये टोटल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज लेट से 2000 लोगों में बेचा गया, 2000 लोगों में ये 1,00,000 शेयर्स बेचने की जो मैं बात कर रहा था वो बेचा गया। अब ये जो 2000 लोग, मतलब मिस्टर ए ने 500, मिस्टर बी ने 100, मिस्टर सी ने 1000, मिस्टर डी ऐसे करके 2000, यहाँ पर मैंने 3 ही लिखे हैं, ऐसे 2000 लोगों के अंदर ये 1,00,000 शेयर्स जो मैं आपको लिख के रखा हूँ, 1,00,000 शेयर्स बेचे गए 10 रुपए के हिसाब से, 1,00,000 शेयर्स बेचे गए 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल करने के बाद 10 लाख का कलेक्शन आ चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए वो लोग कंपनी के क्या बन जाते हैं, मालिक। बेसिक रूल क्या होता है, जिसने पैसा निकाला बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो बिजनेस का बन जाता है मालिक। सो यहाँ पर 2000 लोगों ने पैसे निकाले और इन्होंने कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा बोलो क्या क्या इन्वेस्ट किया। सो इन दिस एग्जांपल 2000 आर द ओनर्स एंड टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। Why they are called as a shareholder? Look here, Mr. A has purchased 500 shares. Mr. A ने कितने शेयर्स परचेस किए, 500। इसका मतलब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, 500 शेयर्स को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करना मतलब क्या, अपने पास संभाल के रखना। सो ए ने 500 शेयर्स होल्ड करके रखा है तो ए बन जाएगा 500 शेयर्स का शेयर होल्डर। बी ने 100 शेयर्स होल्ड करके रखा है तो बी बन जाएगा 100 शेयर्स का शेयर होल्डर एंड सो ऑन, और इस प्रकार शेयर होल्डर बनेंगे। सो इस कंपनी के टोटल 2000 शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब ना प्रैक्टिकली जो मालिक होते हैं वो बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं, पर प्रैक्टिकली बच्चों 2000 लोग पूरी कंपनी को मैनेज कर पाएंगे नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव कंट्रोल ऑफ एंटायर कंपनी टू 2000 पीपल। सो व्हाट हैपन, out of 2000 some people will be selected as a director and the team of director is called as what, board of director. So यहाँ पर board of directors बनाए जाएंगे, यहाँ पर एक टीम बनेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज 10 से 12 लोगों का एक टीम बनेगा, राइट। ये जो 10 से 12 लोग होते हैं ना, ये 2000 में से ही सिलेक्ट हो जाएंगे और बाहर से भी आते हैं, राइट। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। वो एक अलग विषय है, उसमें हमें जाना नहीं है, ये हमारा एफआई जैसे एसपी में था। बट फिलहाल इजी लैंग्वेज में, सिंप्लिसिटी में अब ये समझिए कि 2000 लोगों ने पैसे निकाले इस कंपनी को शुरू करने के लिए, तो 2000 बन गए कंपनी के शेयर होल्डर, 2000 बन गए कंपनी के ओनर। ये 2000 जो लोग हैं वो कंपनी के ओनर बन चुके हैं, बट प्रैक्टिकली 2000 लोगों को हम कंपनी का पूरा कंट्रोल दे सकते नहीं है। तो इसीलिए ये जो 2000 लोग जो होंगे इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर की जो टीम होती है उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो 10 या 12 जो लोग हैं ना, इनकी टीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाएगा। ये मैनेज करेंगे पूरी कंपनी को, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करके कौन भेजेगा, शेयर होल्डर्स। तो ये जो शेयर होल्डर्स है, ये जो शेयर होल्डर्स है, इन माय एग्जांपल देयर आर 2000 शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पास बच्चों क्या होता है, ओनरशिप। बिजनेस की जो मालिकी है, बिजनेस का जो मालिकाना जो हक होता है वो है शेयर होल्डर के पास। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कंपनी का बोलो क्या होता है, मैनेजमेंट। सो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, तो आंसर क्या आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनरशिप किसके हाथ में होता है, तो आंसर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स। सो यू प्लीज जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ownership will remain in the hand of shareholder and management will remain in the hand of board of directors. Okay, so this was a basic part to understand this chapter. I hope whatever discussion you have done here in this lecture you have understood everything. Have you understood? पक्का आगे बढ़े? Okay, so now let's start with the topic of share. एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए, राइट, शेयर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। आई थिंक मैं सारे टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे। चैप्टर का नाम देगा सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस।
ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं ना वो आप कंफर्टेबली समझ पाएंगे अगर आपको यहाँ पर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपने सही से सुना है, सही से समझा है। तो नाउ शेयर, तो हमें ना यहाँ पर कोई दूसरी चीज हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली शेयर के ऊपर, वो भी कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 उसका डेफिनेशन करेंगे। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, याद रखिए बच्चों ये आंकड़े, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स शेयर, पहले तो इतना याद कर लो, शेयर का अर्थ होता है शेयर, शेयर मीन्स शेयर in the share capital of the company. Share means share in the share capital of the company. See, come here, look here. In my example, 1 lakh shares of rupees 10 sold by Noble Limited. बराबर? So total collection comes to 10 lakh rupees. Now you tell me, out of this 10 lakh rupees, how much Mr. A has contributed? 5,000. How much Mr. B has contributed? 1,000. How much Mr. C has contributed? 10,000. So this 5,000, 1,000, 10,000 rupees, this is called as a share. अच्छा नंबर में बात करें तो ये नंबर है 500, 100, 1,000. These are the numbers. So A is holding out of 1 lakh shares. अगर हम नंबर वाइज बात करें तो टोटल कंपनी ने 1 लाख शेयर्स बेचे, तो 1 लाख में से ए ने कितने होल्ड किए हैं? 500. सो 500 क्या है? शेयर्स हो गया। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में से बी ने कितना होल्ड किया? 100, तो 100 बोलो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएगा। 1 लाख में से सी ने कितना हैंडल किया? 1000, तो 1000 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। अगर हम रुपीस वाइज बात करें तो 10 लाख रुपए में से ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 5000, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1000, सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10000। तो ये भी शेयर है, बड़ी रुपीस में है और एक इसमें नंबर्स में है। इसलिए यहाँ पर देखो टॉप में क्या लिखा है, राइट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स, क्या लिखा है? स्टॉक। अभी जो स्टॉक होता है ना वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द टाइम भी अभी फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन को अभी का ऑन द स्पॉट याद कर लीजिए। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, मेरे साथ आप बोलोगे वहां पर बैठे बैठे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। बोलो, रिपीट करो मेरे साथ, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मींस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स क्या आएगा? स्टॉक। तो शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ना समझने की कोशिश करते हैं कि जो 1 लाख शेयर्स थे, राइट, ए ने 500 शेयर्स खरीदे, बी ने 100 शेयर्स खरीदे, सी ने 1000 शेयर्स खरीदे, तो एग्जैक्टली बेसिकली शेयर्स है क्या? सो हम सीखेंगे फीचर्स के माध्यम से। सो लेट्स अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट, मीनिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट in entire share capital of the company. In my example, entire share capital is how much? 10 lakhs, and out of 10 lakhs, small unit is what? Actually 5,000. Small unit is what? 1,000. Small unit is what? 10,000. ये जिन लोगों ने जितना रुपया इन्वेस्ट किया ना वो उनका शेयर बन जाता है। तो मीनिंग में आपको लिखना क्या है कि शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नंबर 2, ओनरशिप। यस, if you want to become owner of Tata company, then you have to purchase the shares of Tata company. So just by purchasing a Tata company's share, you become the owner of Tata company to the extent of amount which you have contributed. जितना रुपया तुमने टाटा कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया उतने रुपयों से आप टाटा कंपनी के क्या बन जाते हो? ओनर, आप बन जाते हो शेयर होल्डर। तो बेसिकली शेयर खरीदने पर आपको इनडायरेक्टली मिल जाती है ओनरशिप उस कंपनी की जिस कंपनी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप रिलायंस कंपनी के बन जाते हो ओनर। अगर आप इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप बन जाते हो ओनर ऑफ इन्फोसिस कंपनी, बट पूरी कंपनी के ओनर नहीं बनोगे, उतने रुपयों से ओनर बनोगे जितना रुपया आपने उस कंपनी के शेयर्स के अंदर क्या किया? इन्वेस्ट। So ownership will remain in the hand of a shareholder. I explained you earlier only. Who are the owner of a share? Who are the owner of any company, any corporate? Shareholders. Shareholder always having ownership rights.
शेयर होल्डर के पास ओनरशिप होता है। नंबर 3 डिस्टिंक्टिव नंबर। तो बेसिकली डिस्टिंक्टिव नंबर होता क्या है, जैसे यहाँ पर मिस्टर ए ने कितने शेयर्स परचेस किए 500। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी के अगर 500 शेयर्स खरीदता है, 100 शेयर्स खरीदता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 500 कागज के टुकड़े मिलेंगे, 100 कागज के टुकड़े मिलेंगे, नहीं। अगर ए ने 500 शेयर्स खरीदे तो ए को, ए का नाम, ए का एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है, वो बाद में देखते थोड़ी देर के बाद। तो पहले तो यहाँ पर टॉपिक कंपनी का नाम लिखा होता है जब आप शेयर्स खरीदते हो, ठीक है ना। तो लेकिन फिलहाल हमारा पॉइंट चल रहा है डिस्टिंक्टिव नंबर का, तो हम डिस्टिंक्टिव नंबर समझेंगे। तो अगर आप 500 शेयर्स खरीदते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 500 कागज के टुकड़े खरीदेंगे, आपको एक ही कागज का टुकड़ा मिलेगा कंपनी की ओर से, बट वहां पर ऐसा खाली लिख दिया जाएगा 500 शेयर्स। बट कौन से 500 शेयर्स? तो बच्चों सीरियल नंबर 1 से लेके 500 जो भी है ना, वो मिस्टर ए उसका ऑर्डर है। अच्छा, बी ने अगर 100 शेयर्स खरीदे, बी ने अगर 100 शेयर्स खरीदे, तो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 500 तक के जो शेयर्स है वो एक है। बी ने कितने शेयर्स खरीदे 100, तो सीरियल नंबर 501 से लेके सीरियल नंबर 600 तक के। हैव यू अंडरस्टूड? क्या आपको समझ में आ रहा है? सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 500 तक के जो शेयर्स है ना वो एक है, तो 1 से लेके 500 का जो यहाँ पे 500 ही होता है। अच्छा, बी ने कितने शेयर्स खरीदे 100, तो 500 सीरियल नंबर 500 तक के शेयर्स तो एक हो चुके हैं, तो 500 के बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर कौन सा होता है 501। अच्छा, इन्होंने कितने शेयर्स परचेस किए 100, तो यहाँ पर 501 से लेकर 600 तक का सीरियल नंबर का जो गैप है वो भी कितना आएगा 100 का आएगा। तो ये ए के शेयर्स है और ये बी के शेयर्स है। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर। कौन से सीरियल नंबर से लेकर कौन से सीरियल नंबर तक के शेयर्स आपके हैं वो मेंशन किया होता है शेयर्स के फेस पे। शेयर का जो फ्रंट पेज होता है ना उसके ऊपर प्रॉपर्ली लिखा होता है। सो फ्रॉम दिस सीरियल नंबर टू दैट सीरियल नंबर, राइट, दीज आर द शेयर्स आर बिलोंग टू यू ओनली, राइट, ऐसा माना जाता है। तो 100 बात के बाद डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब क्या होता है सीरियल नंबर। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ टाइटल। यू नो व्हेन यू क्लियर योर एसएससी एग्जाम्स, जब आपने एसएससी का एग्जाम्स क्लियर किया था तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड से 2 डॉक्यूमेंट्स मिले थे। नंबर 1 मार्कशीट, नंबर 2 पासिंग सर्टिफिकेट। सो मार्कशीट तो ठीक है, वो तो सबको मिलता ही है, पासिंग सर्टिफिकेट भी सबको मिलता है, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एज कम्पेयर टू मार्कशीट, बिकॉज पासिंग सर्टिफिकेट का आपके पास होना इस बात का सबूत है कि वो जो रिजल्ट आपको मिला है वो आप ही का है। सिमिलरली व्हेन यू परचेज द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी यू विल बी गेटिंग 2 डॉक्यूमेंट्स, नंबर 1 शेयर एंड नंबर 2 शेयर सर्टिफिकेट। I repeat what I spoke. When you purchase the shares of any company, you will be getting 2 documents from company. Number 1 shares, number 2 share certificate. If you are holding share certificate, it means you are the only owner of those number of shares which are mentioned in the share certificate. So when you get a share certificate from the company, it means it is the evidence. ठीक है ना? जैसे मैं आपको और एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो कि आप एक घर में रहते हो, सिर्फ घर में रहना ये इस बात का कोई प्रमाण नहीं होता कि आपका ही घर है। वैसे तो बहुत सारे लोग भाड़े पे भी रहते हैं, तो अगर वो भाड़े पे रहते हैं तो उस घर के अंदर रहते हैं तो क्या उस घर के मालिक बन गए? नहीं। तो भाड़े पे रहना ये कोई सबूत नहीं होता कि आप उस घर के मालिक हो, आपके पास उस घर के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो नो डाउट आपको एक कागज का टुकड़ा कंपनी की ओर से पहले दिया जाता है, वो शेयर्स ही होता है, बट ये शेयर्स आपके पास आ चुका है, ये इस बात का कतई प्रमाण नहीं है कि आप उसके मालिक हो। उस शेयर्स के साथ साथ आपको और एक डॉक्यूमेंट कंपनी से लेना होगा, उसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट, एंड शेयर सर्टिफिकेट इज अ एविडेंस that you are the owner of shares. So that was evidence of title. Title का मतलब होता है ओनरशिप, मालिकाना जो हक होता ना वो शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए बच्चों, whenever you purchase the shares in the future in your practical life, in addition to share, you are also required to take what share certificate. Number 5, value of shares. यहाँ पर 3 वैल्यू लिखी है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, जब भी कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है तो उसके सामने 3 वैल्यू होती है। जो वैल्यू शेयर के फेस पे लिखा होता है, जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचता है तो फेस पे लिखता है 10 रुपीज, 100 रुपीज, वॉट एवर दे फील कंफर्टेबल। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 10 रुपीज। इस कंपनी ने 10 रुपये यहाँ पर लिख के रखा है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि शेयर के फेस पे 10 रुपये लिखा है, तो बस ये 10 रुपये इस शेयर का क्या बन गया? फेस वैल्यू। आई बात समझ में? तो किसी भी शेयर के ऊपर अगर कोई वैल्यू प्रिंटेड है ना तो उस वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। एक होता है इशू प्राइस।
इशू प्राइस मतलब क्या, ये जो कंपनी होती है ना वो शेयर को अलग प्राइस पे भी बेच सकते हैं। जैसे मार्कर है, तो मार्कर के पैकेट में लिखा 20 रुपया, तो 20 रुपये उसका क्या बचेगा, फेस वैल्यू। लेकिन सपोज कभी कभार क्या होता है, ये 20 रुपये का मार्कर 22 रुपये में भी बिके, जब ये मार्केट में इसकी स्कैर्सिटी हो जाती है, मार्केट में जब ये सप्लाई इसकी कम हो जाती है, तो शायद कुछ रिटेलर गलत तरीके से इसको बेचते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 10-20 रुपये का मार्कर अगर 25 में बिके तो 25 रुपये को क्या कहा जाएगा, इशू प्राइस। सिमिलरली ये शेयर का फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, बट ये कंपनी ने मान लो कि 10 रुपये वाला शेयर अगर 12 में बेचा, 15 में बेचा, राइट, तो 15 रुपये या 12 रुपये को क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। और लास्ट होता है मार्केट वैल्यू। एक बार ये शेयर्स मार्केट में जब पब्लिक के अंदर चले जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे शेयर्स के रेट एवरी सेकंड्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आफ्टर कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जाते हैं, कोई रिलायंस का शेयर्स खरीदता है, कोई टाटा का शेयर्स खरीदता है, कोई इन्फोसिस का शेयर्स खरीदता है, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर्स परचेस करता है। तो मार्केट में कितने शेयर्स रिलायंस का अवेलेबल है, कितने इन्वेस्टर्स अवेलेबल है, देखो मार्केट में कितने अवेलेबल है और कितने खरीदना चाहते हैं। जो खरीदना चाहते हैं वो डिमांड कर रहे हैं और जितने अवेलेबल है वो सप्लाई है। तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे जो प्राइस निर्धारित होता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। फेस वैल्यू फिक्स ही होता है क्योंकि ऑलरेडी वो शेयर्स के ऊपर प्रिंट करना पड़ता है, राइट। इशू प्राइस भी फिक्स ही होता है। जब पहली बार कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचने जाती है, 10 वाला शेयर्स 15 में बेचती है, 10 वाला शेयर्स 12 में बेचती है, तो वो भी एक ही बात होता है। लेकिन मार्केट वैल्यू हर दिन हर सेकंड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सो दैट वाज अबाउट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। लेट्स गो टू फर्दर राइट्स। You know, when you purchase the shares of any company, you become the owner of that company. And when you become the owner of that company, it means you get a certain rights. अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से राइट्स, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। राइट टू गेट अ नोटिस फॉर मीटिंग, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू गेट अ डिविडेंड, तो इवन राइट टू वोट एट द मीटिंग। So there are many rights, right? Once you become the owner, once you become the shareholder of the company, then you get a many rights. आपको बहुत सारे rights मिलते हैं और वो rights आप enjoy कर सकते हो। आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हो। आपको राइट है कंपनी में जब भी मीटिंग फिक्स होती है तो उसका नोटिस आपको मिलना चाहिए। अच्छा, जब आप मीटिंग में जाते हो तो मीटिंग के दौरान अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग देने का भी आपका राइट होता है। अच्छा, साल के अंत में जब प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट जब हो जाता है तो आपका राइट होता है कि आपको कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सो दीज आर द सर्टेन राइट्स व्हिच एवरी शेयर होल्डर विल एंजॉय। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। ब्यूटीफुल पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी। क्या आप जानते हो, अगर आपके पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स है ना तो इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू क्या अनदर पर्सन। पब्लिक कंपनी शेयर आर फुल्ली ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन। रिलायंस, Tata, Infosys, Mahindra and Mahindra, Birla. See, these are the companies, right? These are the public companies whose shares are freely transferable from one person to another person. मेरे पास अगर टाटा कंपनी का शेयर है तो टाटा कंपनी का शेयर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। बट अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर है तो आप वो शेयर्स को किसी और व्यक्ति को बेच सकते नहीं हो। एग्जाम्पल इज पार्ले। सी, पार्ले जी बिस्किट के प्रोडक्ट का नाम है लेकिन पार्ले कंपनी का नाम है। अगर आपके पास पार्ले कंपनी का शेयर है इसका मतलब आपके पास प्राइवेट कंपनी का शेयर है, और प्राइवेट कंपनी का शेयर अगर आपके पास है तो वो आप दूसरे व्यक्ति को बेच सकते नहीं हो। इसका मतलब शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के शेयर से ट्रांसफरेबल होते नहीं है। तो बोलो ये ट्रांसफरेबिलिटी के पॉइंट में आपको क्या समझ में आया? Shares of public company are transferable from one person to another person, but shares of a private company are shares of a public company. वापस एक बार, shares of public company are transferable from one person to another person, but shares of a private company are not transferable. Public company transferable, private company cannot be transferable. Private company के शेयर ट्रांसफर नहीं होते, public company के ही शेयर ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आप शेयर होल्डर हो, ये ए बी सी ऐसे 2000 शेयर होल्डर है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, इन्होंने अपना रुपया कंपनी के अंदर क्या करके रखा, इन्वेस्ट। जो पैसा कंपनी को मिला वो पैसा कंपनी यूज करता है उसका बिजनेस चलाने के लिए, और साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन लोगों को दिया जाएगा एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दिस पीपल। जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया था ना उसके आधार पे इनको
इनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। और जो भी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, जो भी इनकम इन लोगों को मिलता है कंपनी की ओर से, उसे बोलो क्या कहा जाता है, डिविडेंड। सो इनकम ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। यस, जैसे शेयर होल्डर्स, राइट, जैसे शेयर होल्डर्स ने अपना रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये जो 500 शेयर है ये मिस्टर ए का क्या प्रॉपर्टी है, 100 शेयर से मिस्टर बी का प्रॉपर्टी है, 1000 शेयर को मिस्टर सी का प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये शेयर्स पाने के लिए इन्होंने अपने पैसे को क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं। जैसे आप लैंड खरीदे हो, जैसे आप टीवी खरीदे हो, जैसे आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, ये आपका प्रॉपर्टी बन जाता है। सिमिलरली अगर आप आपका पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप भी उस शेयर्स के क्या बन जाते हो, मालिक, और वो जो शेयर्स है वो आपकी बन जाती है प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या, यू कैन ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू क्या, अनदर प्लेस। सो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर शेयर होल्डर्स। एंड लास्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ शेयर्स। बहुत ही इजी पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइंड्स का मतलब होता है टाइप्स ऑफ शेयर्स। यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर्स एंड अदर इज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स। I will be happy to write on the board for this. One is equity shares and other is preference shares. हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो इसी के ऊपर होने वाले हैं। एक लेक्चर पूरा आ जाएगा इक्विटी शेयर्स को समझने में, एक लेक्चर पूरा आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को समझने में। So one is equity shares and other is what, preference shares. आई बात समझ में? ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ शेयर्स था। अब एक काम करते हैं, पूरे लेक्चर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज ये लेक्चर में शेयर का क्या समझा, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डू नॉट मेक अ मिस्टेक, डोंट राइट इट नाउ 1956, नाउ इट्स अ न्यू एक्ट 2013। शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स क्या, स्टॉक। फीचर्स, मीनिंग हमने ऑलरेडी इसके अंदर देख लिया। ओनरशिप, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप बन जाते हो शेयर होल्डर, आप बन जाते हो ओनर। इसका मतलब आपके पास उस कंपनी की क्या आ जाती है, ओनरशिप। यू आर नॉट बिकमिंग द ओनर ऑफ एंटायर कंपनी, यू आर बिकमिंग द ओनर ऑफ ओनली टू दैट वैल्यू विच यू इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी। नंबर 3, डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर। अगर ए ने 500 शेयर्स खरीदे हैं तो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 500 तक के ए के शेयर्स हुए। बी ने 100 शेयर्स खरीदे तो सीरियल नंबर 501 से लेकर 600 के शेयर्स बी के हुए। क्योंकि सीरियल नंबर 1 से लेकर 500 के शेयर्स तो ए के हो गए, तो अभी अगला सीरियल नंबर शुरू होगा 501 से, तो 501 से लेकर 600 का सीरियल नंबर वाला शेयर्स बी का होगा, उसको कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। नेक्स्ट होता है एविडेंस ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, राइट। आप शेयर्स के मालिक हो, इसका एविडेंस क्या है, इसका सबूत क्या है, सबूत है शेयर सर्टिफिकेट। आपको कंपनी से शेयर्स तो खरीदना ही है, लेकिन शेयर्स के साथ साथ क्या खरीदना है, खरीदना नहीं, आपको मिल जाएगा एडिशनल डॉक्यूमेंट। शेयर्स खरीदना पड़ता है, लेकिन अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको ऐसे मिल जाता है, उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ शेयर्स में 3 वैल्यू थी, फेस वैल्यू, इशूड वैल्यू एंड अ मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू शेयर्स के फ्रंट पेज पे प्रिंट होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जब शेयर्स को पहली बार कंपनी की ओर से बेचा जाता है पब्लिक के अंदर, उसको उस टाइम पर जो प्राइस होता है ना उसको बोलते हैं इशू प्राइस, इशू कर रहे हैं। और जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से शेयर्स का रेट जो फ्लक्चुएट होते रहता है मार्केट में, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट में मतलब क्या, स्टॉक मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था राइट्स। व्हेन यू परचेज द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी यू बिकम द ओनर, सो यू विल बी गेटिंग सर्टेन राइट्स, right to attend the meeting, right to get the notice for the meeting, right to inspect the books of accounts, right to get the dividend. So these are the certain important rights. Next, transferability. If you are holder of a public company's shares, then they are fully transferable from one person to another person. But if you are a holder of a private company's shares, then these shares are not transferable. Shares of private company are strictly prohibited. You cannot transfer those shares. Next, income. So when you purchase, when you invest your money into the shares of any company, so that company will give you some returns, some income, and that income is called as a dividend. Property of shareholder. Yes, when you purchase the shares of any company, then those shares become your property. Suppose if I purchase a 5,000 shares of Reliance company, if I purchase 1,000 shares of Tata company, so these shares become my property. They are called as a movable property because when you require any finance, you can sold these shares and get the money. And last point था यहाँ पर बच्चों, kinds of shares. So total कितने टाइप के शेयर्स है, 2 टाइप के। कौन सा, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर
टॉपिक दैट इज शेयर्स। अब एक बार इसे गो थ्रू करो, राइट? एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट lecture. Thank you very much.